इसकी सुंदर आत्मा का कारण बन गया। वह सुकरात दिन भर उसी एथेंस की गलियों में घूमा करता था और जो भी मिल जाता उससे बात करता, और बात करते हुए वह अपने को बिल्कुल अज्ञानी रखता और ऐसे सामान्य से सवाल खड़े करता कि धीरे धीरे व्यक्ति उसमें रुचि लेने लगता। और जैसे जैसे व्यक्ति रुचि लेते जाते, सुकरात और गहरे सवाल खड़े करता। इस गहरे सवालों से कभी कभी व्यक्ति अचंभित होकर भाग जाते। बहुत सारे लोग सुकरात से डरने लगे। इस तरह से सुकरात ने एक दर्शन की पद्धति को जन्म दिया जिसको द्वंद्ववाद कहते हैं, डायलेक्टिक्स कहते हैं। सुकरात की पत्नी ज़ेनथेप्पे के विषय में कहा जाता है कि जिससे सुकरात का विवाह हुआ था वह उम्र में उनसे काफी बड़ी थी और बड़े उग्र स्वभाव की महिला थी। वैसे यह बात स्वाभाविक लगती है यदि पति रुपया पैसा कमा कर ना दे और ऊपर से 3-3 बच्चों के गृहस्थी का बोझ चलाना हो, और फिर ऐसे परिवार में अक्सर लोग बातचीत करने और शास्त्रार्थ करने के लिए आ पहुंचे, तो स्वाभाविक ही है कि एक महिला उस पर बरस पड़े। ऐसा भी कहा जाता है कि ज़ेनथेप्पे कभी कभी सुकरात को पीट देती थी। प्लेटो ने अपने फीडो नामक संवाद में बताया है, सुकरात के विषपान से पूर्व रात्रि ज़ेनथेप्पे ने कारागार में सुकरात के साथ ही रात बिताई थी। वह उनसे मिलने कारागार पहुंची तो वहां उन्होंने गोद में बच्चा लिए ज़ेनथेप्पे को बिलखते हुए पाया। तब सुकरात ने उसे किसी तरह घर भिजवाया, किंतु विषपान के समय वह पुनः बच्चों को लिए कारागार पहुंच गई, पर विष पीते समय सुकरात ने उसे उपस्थित नहीं रहने दिया था। सुकरात ने अपनी जीवन यात्रा बड़ी ही दार्शनिक तरह से तय की। कहते हैं कि बहुत भटकने के बाद वह अपने जीवन का उद्देश्य तय कर पाए। सुकरात के पूर्व यूनानी बुद्धि बड़ी बेचैनी से विश्व के मूल तत्व की खोज कर रही थी। सुकरात के करीब 200 वर्ष पूर्व आयोनिया के दार्शनिक थेलीस ने विश्व के मूल की खोज में एक प्रश्न खड़ा किया था कि विश्व का मूल तत्व क्या है। यह प्रश्न लगातार उत्तर के अभाव में विचारकों को मथ रहा था, और फिर उसके बाद आने वाले कई सारे दार्शनिकों ने विश्व के मूल तत्व के विषय में अपने अपने मत दिए थे, किंतु फिर भी संदेह के बादल हटे नहीं थे। इन सारे दार्शनिकों के विषय में पीछे के वीडियोस में हमने चर्चाएं की हैं। आप यदि चाहें तो उनको पुनः देख सकते हैं। सुकरात के जीवन का यह पक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो दार्शनिक होते हुए भी तलवार चलाने में बड़ा कुशल था। कहा जाता है कि सुकरात ने 3 बार युद्ध में मोर्चा संभाला। स्पार्टा के साथ एथेंस का 30 वर्ष तक चलने वाला युद्ध, पेलोपोनेशियन युद्ध, सुकरात के समय में ही हुआ था। यद्यपि वह इस युद्ध में किसी विशिष्ट पद पर नहीं थे, पर एक नागरिक सिपाही की हैसियत से ही उन्होंने यह युद्ध लड़ा था। पर उनकी बहादुरी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। सिम्पोजियम तथा लेचिस नामक संवादों में प्लेटो ने उनकी बहादुरी का सुंदर वर्णन किया है। सिम्पोजियम में उल्लेख है कि एल्सिबियाडिस जब युद्ध में घायल हो गया तब दुश्मनों के मध्य से सुकरात ही उसे उठाकर लाए थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने उसे बचाया। बाद में एल्सिबियाडिस ने उनकी वीरता पर एक कविता लिखी
उसने यह भी बताया कि सुकरात किस प्रकार भूख प्यास, सर्द गर्म सहने की सर्वाधिक क्षमता रखते हैं तथा हर परिस्थिति में उनका मस्तिष्क शांत रहता है। एक दूसरे युद्ध में सुकरात ने जेनोफेन की जान भी बचाई थी। जब युद्धभूमि में उसका घोड़ा मारा गया था और वह घायल युद्धभूमि में पड़ा था, तब सुकरात उसे अपने कंधों पर लाद कर पीछा करती सेना को चकमा देकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे थे। इस युद्ध के बाद अल्सिबियाडिस को जनरलों ने उनकी बहादुरी के लिए तमगा देना चाहा, पर उसने सबके सामने इसका वास्तविक हकदार सुकरात को घोषित किया था, पर सुकरात ने इसे लेने से मना कर दिया। जब सुकरात एक वीर के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय उसकी अवस्था 46 वर्ष थी। लोगों को उनके अज्ञान से परिचित कराने का सुकरात का ईश्वरीय आदेश द्वारा निर्धारित लक्ष्य था। वह युद्ध के कारण कुछ समय के लिए स्थगित रहा और युद्ध के बाद पुनः प्रारंभ हो गया। सुकरात ने कभी भी एथेंस की सक्रिय राजनीति में हिस्सा नहीं लिया तथा कोई पद उसने स्वीकार न किया। 406 ईस्वी पूर्व में उसे 500 लोगों की परिषद का सदस्य बनना पड़ा। इस परिषद में नौसेना के 10 सेनाध्यक्षों पर एक साथ मुकदमा चलाकर उन्हें प्राणदंड की सजा दी गई। यद्यपि ये सेनाध्यक्ष स्पार्टा के विरुद्ध युद्ध जीत चुके थे तथा अपने द्वीप को स्पार्टा के कब्जे से भी मुक्त करा चुके थे, पर उनका अपराध यह था कि इस युद्ध के दौरान जो तूफान आया था उसमें मारे गए सैकड़ों एथेंस वासियों के 100 ढूंढने में वे सफल रहे थे। जबकि एथेंस में मृतकों का अंतिम संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। शवों के अभाव में मृतकों के परिजन अंतिम संस्कार न कर पाने से नाराज थे। शवों का न मिलना सेनाध्यक्षों की लापरवाही माना गया तथा उन्हें एक साथ मुकदमा चलाकर प्राणदंड दिया गया। इस समय एथेंस में ना प्रजातंत्र था, क्योंकि ऐसा प्रजातंत्र नाम मात्र का ही कहा जाएगा। जब स्पार्टा की एथेंस पर विजय हुई तो 30 क्रूर अधिनायकों की परिषद एथेंस में गठित हुई। उन्होंने सुकरात सहित 4 अन्य व्यक्तियों को बुलाया तथा आदेश दिया सलेमिस में रहने वाले लियन नामक व्यक्ति को वे 5 जाकर बंदी बनाकर लाएं तथा 5 मिलकर उसकी हत्या कर दें। ये 30 क्रूर शासक चाहते थे कि उनके हर गलत काम में एथेंस के अधिक से अधिक लोग शामिल हों। सुकरात ने इस क्रूर आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया और वह वापस घर लौट आए, जबकि चारों ने उपयुक्त आदेश का पालन किया। सुकरात को उक्त आदेश का उल्लंघन करने के कारण निश्चित रूप से सजाए मौत मिलती, किंतु उसकी तकदीर अच्छी थी। थोड़े समय बाद 30 अधिनायक सत्ताच्युत हो गए और सुकरात इस प्रकार अपनी सजा से बच गए, किंतु अंततः अपनी अस्पष्टवादिता के कारण सुकरात को अपनी बलि देनी पड़ी। फिर भी एथेंस ही नहीं, संपूर्ण विश्व आज इस महान इंसान को विष देकर मार डालने पर बहुत ही शर्म महसूस करता है। अब थोड़ी चर्चा हम सुकरात पर चले, उस चर्चित मुकदमे की कर लेते हैं, क्योंकि सुकरात कहता था कि यदि उसे अपने पक्ष में ही चीजें करनी हो तो वह अपने तर्क की मदद से अपने पक्ष में मुकदमे को कर सकता है, किंतु ऐसा करके वह दर्शन को बदनाम नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके समकालीन सोफिस्ट दर्शन का ऐसे ही उपयोग कर रहे थे। सुकरात को जिन आधारों पर मृत्युदंड दिया गया उनमें एक आरोप यह है कि सुकरात नास्तिक था। बर्नेट महोदय कहते हैं कि यह आरोप बिल्कुल मिथ्या है। हमें इस विचार का तत्काल परित्याग कर देना चाहिए कि देवताओं के विषय में प्रचलित कथाओं में अविश्वास करने के कारण उस पर यह आरोप लगा था। उस काल में चर्च और पुजारी के पद नहीं थे तथा रूढ़वादिता भी नहीं थी। एथेंस के और भी लोग ऐसे विचार रखते थे। यहाँ तक कि सुकरात को अपनी रचना क्लाउड्स में बदनाम करने वाला एरिस्टोफेनीज भी
यूनानियों के